हेलो एवरीवन। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स एकदम सर पर हैं और उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी बहुत रफ्तार से चल रही होगी। इसी रफ्तार में थोड़ी और तेजी प्रदान करने मैं एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। वन शॉट रिवीजन है इस बार नेशनलिज्म इन इंडिया का। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपके एसएसटी के सिलेबस में, उसमें से सबसे टफ चैप्टर्स में से आप इसको गिनते हैं। एक नेशनलिज्म इन यूरोप है और एक नेशनलिज्म इन इंडिया है। टफ इसलिए है क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि एक्चुअली में याद रखना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। ये लेक्चर देखने के बाद आपको याद रखने के लिए नहीं, मेहनत करना पड़ेगा भूलने के लिए। ये चैप्टर इतना मज़ेदार बना दूंगा अभी और इतना इजी कर दूंगा, पूरा कहानी के तौर पे एकदम देख लेंगे कैसे करके भारत में नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद वाली भावना है, किस तरीके से उत्पन्न हुई और कैसे करके भारतीय आज़ादी की लड़ाई, इंडियाज़ फाइट फॉर फ्रीडम, किस तरीके से आगे बढ़ा। बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम ईजी बना दूंगा। जितना इस चैप्टर को टफ समझते हैं उतना ही आसान लगेगा ये लेक्चर देखने के बाद। और दिक्कत यह है कि ये चैप्टर कई बार बहुत ज़्यादा फैक्ट होने की वजह से कई बार बोरिंग लगता है। ये चैप्टर इस लेक्चर को कवर करने के बाद बहुत आसान लगेगा। मैंने बोला ये फैक्ट्स याद रखने जितना मुश्किल होते हैं, ये लेक्चर देखने के बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा भूलने के लिए। ऐसे ही कुछ और वन शॉट रिवीजन में ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, सिविक्स पे। आप लाइट बीम क्लासेस का चैनल खोल के उस पर प्लेलिस्ट में जाके, एसएसटी वाला प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। ये जो लेक्चर होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो इस पूरे चैप्टर का जो वन शॉट रिवीजन है ये मैं 2 पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली 40 मिनट्स के लगभग का होगा। और थोड़ा सा स्लो ही बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत, अगर रफ्तार में बोलूँ तो कैचअप नहीं कर पाते। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो आप आराम से 1.5x 2x जिस रफ्तार में आपको सूटेबल लगे देख लेंगे। तो आसानी से 40 मिनट का जो लेक्चर है आप 20-25 मिनट में कवर कर सकते हैं। और ये 40 मिनट का पार्ट 1 होगा। ऐसे ही तुरंत इसके बाद पार्ट 2 भी लेके आऊँगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत मज़ेदार है। तो ये चैप्टर का जो फ्लेवर है वो मैं ख़त्म नहीं करना चाहता कुछ फैक्ट्स को छिपा के, कि ऐसा हुआ कि ज़्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर तो चलो ये फैक्ट हटा देते हैं, अननेसेसरी है। तो इस चैप्टर का जो फ्लेवर है वो ख़त्म नहीं करना चाहता क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा ही तभी है जब इसके इन एंड आउट स्टोरीज आप सब जानेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये लेक्चर को एक बार आप देख लेंगे तो उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा और इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, बोलेंगे कि आप ये बेस्ट चैप्टर था। ऐसे ही इसके बाद तुरंत मैं फिर नेशनलिज्म इन यूरोप का भी लेकर आऊँगा, तो वेट करते रहिएगा और देखते रहिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो नेशनलिज्म है ना, राष्ट्रवाद की जो भावना है भारत में किस तरीके से उत्पन्न हुई और इस नेशनलिज्म के फीलिंग के साथ हमने कैसे भारतीय आज़ादी की लड़ाई को अंजाम दिया, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर बात करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हालांकि ये प्रोसेस तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, पर आपके किताब में बेसिकली जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं गांधीयन एरा वाला है। यानी कि 1915 में जब गांधी जी भारत आए, साउथ अफ्रीका में वकील थे वो। साउथ अफ्रीका में जब वहाँ पे गए वकालत करने के लिए तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए, जिसके बाद वहाँ का उनका कुछ जो अप्रोच था वो थोड़ा सा मैं भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद जब भारत में लौटे 1915 में, 1915 में 9 जनवरी को, आज प्रवासी दिवस के रूप में हम उस दिन को मनाते हैं। उसके बाद का जो आज़ादी का लड़ाई है उसके बारे में चैप्टर फोकस करता है। तो इसके पहले भी बहुत लंबी कहानी है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो मैं वो कहानी भी बहुत चाव से, बहुत रुचि के साथ सुनाना पसंद करूंगा, पर वो आज के लिए नहीं। आज स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बाद भारतीय आज़ादी की लड़ाई का जो प्रोसेस था वो किस तरीके से, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि 1915 में गांधी जी पहली दफ़ा भारत में आए। उसके पहले वो वकील थे, वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। उनके क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला बोलकर। तो वो दादा अब्दुल्ला जो हैं गांधी जी को यहाँ भारत में मिलते हैं और वो कहते हैं कि मेरे को एक वकील की ज़रूरत है, साउथ अफ्रीका चलो। तो साउथ अफ्रीका लेके जाते हैं। साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन पे चढ़ रहे होते हैं। बहुत डिटेल में मैं कहानी नहीं बताने वाला हूँ, बस ट्रेन में जा रहे होते हैं और वो फर्स्ट क्लास जो कोच है उसका टिकट लिए होते हैं। और गांधी जी वो टिकट लेके जब चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो सारे गोरे लोग बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास कोच में, उनको अलाउ नहीं करते अंदर आने को। गांधी जी कहते हैं ये तो मेरा अधिकार है, मेरे पास टिकट है, आप कैसे नहीं आने दे सकते मेरे को। और गांधी जी को और उनके लगेज को तुरंत वहाँ से एक्चुअली में उठा के बाहर कर देते हैं, स्टेशन पे लगेज फेंक देते हैं, गांधी जी को उतार दिया जाता है ट्रेन से। और उसके बाद वो जब सारा का सारा सामान अपना जमा कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों हुआ उनके साथ। तो सीन ये था कि साउथ अफ्रीका में अपार्थिड यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोल के एक शब्द चलता था, यानी कि रंग के आधार पे भेदभाव होता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो काले और गोरे के रूप में देखते थे बाकी लोगों को। तो गोरे हो गए खुद और काले लोग हो गए बेसिकली जो अफ्रीकन्स हैं, एशियंस हैं, उनको देखते थे उस तरीके से। हालांकि एशियंस को ब्राउन कहते थे, बट ठीक है, वो उनके लिए वाइट और ब्लैक के रूप में कैटेगराइज किया जाता था। और काले लोगों के लिए उन्होंने कोई अधिकार छोड़े नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो गांधी जी ने सोचा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करूंगा। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही
एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना जो मास मूवमेंट है, वो जो टेक्निक है वहीं पे डेवलप किया, वहीं पे वो आंदोलन किए कई सारे, और इवेंचुअली कुछ हद तक कामयाबी भी मिली साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद 1915 में 9 जनवरी को भारत आते हैं। और भारत आते के साथ ही, है ना, वो एक सत्याग्रह का आइडिया लेकर भी आते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि एक तरीके से है ट्रुथ, ट्रुथ के लिए लड़ना है और ट्रुथ से लड़ना है, सच्चाई से लड़ना है। तो जो सत्याग्रह है, सत्य के लिए जो आग्रह है, इसका जो दो मेन एलिमेंट था वो था एक ट्रुथ और एक था नॉन वायलेंस। ये आपको याद रखना है कि जो सत्य और अहिंसा, ये दो चीज़ें थी सत्याग्रह का जो मेन एलिमेंट था। गांधी जी इनको लेके ही आगे बढ़ेंगे। 1915 में भारत आते हैं, अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपने शायद सुना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उनको एडवाइस देते हैं कि अभी के लिए तुम सीधा राजनीति में मत उतरो, तुम साउथ अफ्रीका में रहे हो, भारत का भी तुमने सिचुएशन देखा नहीं है, तो एक काम करो, तुम भारत में पहले अलग अलग जगह पे भ्रमण करो, भारत का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझो, किस तरीके से भारत में जीवन यापन होता है, कैसे लोग रहते हैं, क्या दिक्कतें हैं उनकी। और गांधी जी 2 साल भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद इवेंचुअली 1916 के एंड में जो बीएचयू है, आज आईआईटी बीएचयू हो गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका इनॉग्रेशन हो रहा होता है। इनॉग्रेशन में तमाम बड़े बड़े लीडर्स आते हैं कांग्रेस के। अच्छा, कांग्रेस का स्थापना हो चुका था 1885 में। तो जो तमाम बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो वहाँ पे जमा होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं, और वहाँ पे गांधी जी भी आते हैं भाषण देने के लिए। गांधी जी भाषण दे रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उनका जो भाषण था बड़ा अट्रैक्टिव था। मतलब वो इन्होंने कांग्रेस के लीडर्स पे ही एक तरीके से सवाल उठा दिए थे कि आप तो इतने गरीब देश की आज़ादी की बात करते हैं, आप लोग खुद बंद गला पहन रहे हैं, महंगे महंगे ज्वेलरी पहन रहे हैं, आप कहाँ से देश की डिमांड को समझ पाएंगे, आपको, आप जनता को रिलेटेबल कैसे लगेंगे, ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो वहीं पे एक किसान मौजूद था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो बिहार के चंपारण गांव से आया हुआ था। उसमें चंपारण बेसिकली एक विलेज हुआ करता था, अभी अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। वो ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो वहाँ से एक किसान आया होता है राजकुमार शुक्ला, वो भाषण सुन रहा होता है। उसके बाद उनको गांधी जी का भाषण बड़ा अच्छा लगता है और गांधी जी से अपील करते हैं कि वो उनके साथ चंपारण चले और चंपारण में बेसिकली एक इशू था, उस इशू को सॉल्व करने में मदद करें। और यहाँ से गांधी जी फिर चंपारण जाएंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि गांधी जी ने एक तरीके से ऑफिशियली भारत के राजनीति में कदम रख दिया था और गांधी जी का पहला मूवमेंट स्टार्ट होता है चंपारण से। तो फर्स्ट जो मूवमेंट था वो था चंपारण। चंपारण मूवमेंट क्या था? चंपारण मूवमेंट था, चंपारण में इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी। इंडिगो का मतलब आप जानते हैं नील, जिसको आजकल लोग सफ़ेद कपड़ा जब धोने के बाद नीले रंग का एक पानी में डुबा के निकालते हैं। बेसिकली वो नीले रंग का पाउडर आता है, उजाला के नाम से बिकता था। उसको नीले रंग का, वो जो नीले रंग का पाउडर है उसको पानी में डुबाते थे तो पूरा पानी नीला हो जाता और उसमें फिर सफ़ेद लुंगी, धोती, खलीता, कुर्ता, जनरली बुजुर्ग लोगों को आपने ऐसे करते देखा होगा कि कपड़ा धुलने के बाद वो नीले रंग का पानी में डुबा के निकाल के कपड़े को डालते थे। तो वो जो इंडिगो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था, कहाँ पे? यूरोप में। इसलिए ब्रिटिश प्लांटर्स भारत में इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे क्योंकि उसके लिए बहुत फर्टाइल ज़मीन चाहिए होता था। लेकिन दिक्कत ये था कि जहाँ पे भी वो इंडिगो का कल्टीवेशन होगा उस जगह पे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिगो का प्लांट ऐसा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खींच लेता था। तो सॉइल एक तरीके से बंजर हो जाता था ज़्यादा टाइम तक अगर इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे तो जो किसान थे वो करना नहीं चाहते थे, पर ब्रिटिश प्लांटर्स उनको फोर्स किया करते थे। तो इसी के लिए वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे और गांधी जी पहली दफ़ा चंपारण जाते हैं उस आंदोलन को लीड करने के लिए, और गांधी जी इंडिगो रिवोल्ट को अंजाम देते हैं, कि हम इसको सीधे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, और कामयाब होते हैं। और गांधी जी का ये फर्स्ट मूवमेंट और फर्स्ट विक्ट्री था भारत में। सेकेंड, उनको इन्वाइट किया जाता है खेड़ा में। खेड़ा गुजरात, आज गुजरात का जो पार्ट है वहाँ पे एक जगह है। हालांकि तब गुजरात बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं किया करता था, तब सिर्फ बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। बॉम्बे प्रोविंस की आज़ादी के बाद गुजराती बोलने वाले एरिया को गुजरात और मराठी बोलने वाले एरिया को महाराष्ट्र में बांट दिया गया, तो तब सिर्फ बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था। तो बेसिकली जो आज का गुजरात है वहाँ पे खेड़ा बोल के जगह है, वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है गांधी जी को। वहाँ जाते हैं। वहाँ पे दिक्कत ये था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों से टैक्स वसूल रहे थे ब्रिटिशर्स, जबकि वहाँ पे थोड़ा बारिश वारिश की भी कमी हुई थी, फसल उतना अच्छा से हुआ नहीं था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे गांधी जी मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं, जाते हैं, लीड करते हैं, और वहाँ पे भी उनको कामयाबी मिलती है। तो गांधी जी का सेकेंड मूवमेंट है, और ये किस लिए था? ये बेसिकली आपको याद रखना है, चंपारण है इंडिगो रिवोल्ट और खेड़ा है टैक्स रेमिशन। टैक्स रेमिशन का मतलब टैक्स में छूट मिलना चाहिए, ये दो चीज़ है। ये भी कामयाबी मिलने के बाद ये तुरंत वहीं पे बॉम्बे में नीचे की तरफ आएंगे तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद सिमिलरली आज गुजरात का ही पार्ट है, पर तब बॉम्बे का पार्ट हुआ करता था। अहमदाबाद में मील स्ट्राइक हो रहा था। मील स्ट्राइक इसलिए हो रहा था क्योंकि बॉम्बे में एक बहुत भयानक बीमारी फैली हुई थी, इसको प्लेग कहते थे, ब्यूबोनिक प्लेग, है ना। ये जो प्लेग था बहुत डेंजरस बीमारी था और बहुत ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड होता था। तो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं वो बॉम्बे छोड़ के भागना चाहते थे, साउथ इंडिया की तरफ जाके मिल में काम कर लेंगे, ऐसा उनका विचार था।
पर जो मिल ओनर्स थे उन्होंने देखा कि इससे तो अपना बहुत नुकसान होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो मिल ओनर्स हैं वो जो वर्कर्स हैं उनको रोकने के लिए 70% बोनस का वादा करते हैं। प्लेग बोनस कहते हैं इनको, प्लेग वही बीमारी के नाम पे उस बोनस का नाम रख दिया गया। पर इत्तेफाक से होता ये है कि जब बोनस लेने की बारी आती है तो मिल ओनर्स पेमेंट नहीं कर पाते, बोलते हैं कि सिंस वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था, इसके बारे में भी आऊँगा, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, इंडस्ट्रीज़ वगैरह एक तरीके से बहुत हद तक ठप हो चुके थे, तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से पे करेंगे। तो गांधी जी को वहाँ पे बुलाया जाता है और गांधी जी एक तरीके से बीच में मांडवाली कर लेते हैं, मांडवाली करवा देते हैं, मतलब एक तरीके से बीच का एक डील कर देते हैं कि ठीक है ये खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जान की बाजी लगा के तुम्हारे लिए काम किया है। और मिल ओनर्स को कहते हैं कि भैया तुम भी समझ सकते हैं तुम भी नुकसान में हो, तो पूरा नहीं पे कर पाओगे तो एटलीस्ट 35% कर दो, यानी कि बीच का एक रास्ता निकाल देते हैं। और ये प्लेग बोनस की जो लड़ाई थी तो गांधी जी का, यानी कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फॉर प्लेग बोनस, ये सॉरी, ये जो प्लेग बोनस है ये इसके लिए था। तो गांधी जी के 3 मूवमेंट होते के साथ ही ये कब हो रहा था, 1917 से 1918 के बीच में, ठीक है। तो ये 2 साल के अंदर ही गांधी जी को एक तरीके से पहला ही भारत में आते ही पॉलिटिकल माइलेज अच्छा खासा मिल गया था। इसके बाद अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बताऊंगा। होता ये है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का स्टार्ट होता है, 1918 तक चलता है ना। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ। 1914 से जो 1918 का जो समय था, इसके बीच में लड़ाई हो रही थी। जर्मनी एक तरफ था और एक तरफ था यूके, यूएसए, फ्रांस और रशिया। बेसिकली आपको याद रखना है कि रशिया 1917 में, यानी कि तीसरे साल में लड़ाई के छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके घर में यानी कि रशिया में खुद सिविल वॉर हो जाता है। और इसी साल यूएसए पार्टिसिपेट करेगा, मतलब बेसिकली शुरू के 3 साल में यूके, फ्रांस और रशिया थे, और रशिया जिस साल चला जाता है उसी साल यूएसए पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जर्मनी ने गलती से यूएसए का एक जहाज है ना, समुद्री जहाज को गिरा दिया था, समुद्र में डुबा दिया था, कई सारे सिविलियन मारे गए थे। 1917 में यूएसए पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद जर्मनी को एक तरीके से जर्मनी को कूटता है। तो जर्मनी शुरू के 3 साल 1917 तक यूके, फ्रांस और रशिया को बहुत पूरी तरीके से मार रहा होता है। जर्मनी एकदम एडवांटेजियस पोजीशन में था। अच्छा, जर्मनी के साथ देने वाले और भी कुछ थे, पर इसमें से हमें खाली याद रखना भी ऑटोमन एम्पायर। ऐसे तो कहने के लिए हैब्सबर्ग डायनेस्टी भी था, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो कहते हैं, अभी के लिए हमें ऑटोमन एम्पायर पे समझना है। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली आज का जो टर्की वाला पार्ट है ना, वो तब ऑटोमन एम्पायर कहलाता था। उसका जो कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल को ही आज टर्की का कैपिटल इस्तांबुल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी एक तरफ थे। 3 साल, शुरू के 3 साल इन्होंने यूके, फ्रांस और रशिया को खूब मारा। उसके बाद तीसरे साल रशिया बाहर हो जाता है और 1917 में यूएसए की एंट्री होती है, और उसके बाद यूएसए बहुत अच्छे से टैकल करता है और एक तरीके से जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरीके से पीट देता है। और यहाँ पे जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के एक तरीके से सरेंडर के बाद ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है 1918 में। पर ध्यान रखिएगा, अभी अपने को बहुत कुछ जानना है, क्योंकि ये सारा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। हालांकि डायरेक्टली इसके बारे में किताब में आपके बहुत बढ़ चढ़ के नहीं बताया गया, पर एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी टर्म देख रहे हैं एक एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रावलेट एक्ट हो गया, जालियांवाला बाग हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, ये सारा चीज का जो एक तरीके से पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो यही वर्ल्ड वॉर से तैयार हो रहा है। तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो शुरू के 3 साल जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर बहुत मतलब फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, एक तरीके से बहुत बढ़िया पोजीशन में थे। तो जब 3 साल शुरू में यूके और फ्रांस और रशिया की कुटाई हो रही थी, तो बेसिकली इंडिया आता है, और इंडिया में आके भारतीय लोगों से अनुरोध करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो और यूरोप के जहाँ पे लड़ाई हो रहा है वहाँ पे चले लड़ने के लिए ब्रिटेन की तरफ से। भारतीय लोग मना कर देते हैं, क्योंकि इसके पहले 1857 का जो वॉर हुआ था, वो मंगल पांडे रानी लक्ष्मीबाई, अगर ध्यान आ रहा हो तो उस समय के दौरान से भारतीय लोग ब्रिटिशर्स के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, तो वो क्यों जाते। पर तभी वहाँ पे गांधी जी आ चुके थे भारत में, तो गांधी जी के पास आके वो अनुरोध करते हैं कि आपका थोड़ा सा पकड़ अच्छा है भारतीय राजनीति में और लोग आपको जानते हैं, आपकी बात को मानते हैं। तो गांधी जी से वो वादा करते हैं कि आप जाके अगर भारतीय लोगों को, युवाओं को बोलोगे कि ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो जाएं, अगर ज्वाइन हो जाते हैं और हमारे लिए लड़ने के लिए जाते हैं और हम जीत जाते हैं, तो बदले में भारत को देंगे आज़ादी। गांधी जी आज़ादी के लालच में जाके युवाओं से अनुरोध करते हैं और एक एक करके बहुत सारे लोगों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल किया जाता है और वो जाके लड़ते हैं, और इवेंचुअली 1918 में लड़ाई खत्म हो जाती है और यूके जीत जाता है। यूके, यूएसए, फ्रांस जीत जाते हैं यूएसए की मदद से बेसिकली, और जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर हार जाता है। अब जब आज़ादी देने की बारी आई, गांधी जी ने अपना वादा निभाया, भारतीय लोगों ने अपना वादा निभाया, पर जब आज़ादी देने की बारी आई तो ब्रिटिशर्स मुकर जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या होता है आज़ादी, हम तो नहीं जानते। ऐसे केस में गांधी जी जाते हैं गुस्सा, और प्रदेश की जनता बहुत गुस्सा आ जाती है, क्रोधित हो जाती है। और ये बात का अंदेशा ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से था कि हमने अगर एक आज़ादी का वादा किया हुआ है और एक वादा करके अगर पीछे मुकर जाए तो देश की जनता चुप तो नहीं बैठने वाली। इसीलिए इस पूरे चीज़ को टैकल करने के लिए वो पहले ही रावलेट एक्ट, सिडनी रावलेट
नाम था, उनके नाम पे राउलेट एक्ट बोल के एक एक्ट लाती है भारत में। 1919 की बात है, 1919 में, समझ रहे, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ 1918 में, और 1919 की बात है, राउलेट एक्ट लेके आते हैं तुरंत। राउलेट एक्ट में लिखा जाता है साफ साफ कि कोई भी बंदा जो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है या किसी के पास हथियार देखे जाते हैं तो उसको उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। आज का सिस्टम ये है कि किसी भी इंसान को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने प्रकट किया जाता है, क्योंकि ये जुडिशियरी तय करेगी कि वो बंदा दोषी है कि निर्दोष। ये पुलिस वालों का काम नहीं है तय करना। तो बेसिकली वहां पे ये बोल दिया गया था कि 2 साल के लिए उठा के जेल में डाल देंगे और मजिस्ट्रेट वगैरह के सामने कुछ नहीं लाया जाएगा। मतलब बेसिकली कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधा 2 साल के लिए अंदर। और ऐसे में उनके पास एक तरीके से अनलिमिटेड पावर आ गए। इस पावर के खिलाफ गांधी जी और नाराज हो जाते हैं कि एक तो आज़ादी दिया नहीं, ऊपर से ऐसा एक्ट लगा दिया। और इसके लिए राउलेट एक्ट के खिलाफ राउलेट सत्याग्रह भी चालू करते हैं भारत में। पर राउलेट सत्याग्रह जब चल रहा होता है उसी के दौरान एक घटना हो जाता है। घटना ये होता है, उस घटना को हम जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग स्टैम्पेड, बहुत सारे नाम से जानते हैं। सीधा सीधा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से हम अभी यहाँ पे उसको संबोधित करेंगे। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक पार्क था। हुआ ये था कि 10 तारीख को, 10 अप्रैल को वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों पे गोलियां वोलियां चलाई थी, तो लोग बहुत नाराज थे। और एक चीज़ था, आपकी किताब में मेंशन नहीं है तो ये पॉइंट याद नहीं रखना अभी जो बताने जा रहा हूँ। ये एक्चुअली में पंजाब में 2 लीडर थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को रावलेट एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके वजह से भी बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं। और होता यह है कि 13 अप्रैल का दिन, 13 अप्रैल, ये दिन इत्तेफाक से उस साल बैसाखी का टाइम था। ये दिन बैसाखी का दिन था और बहुत सारे लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जालियांवाला बाग पार्क में जमा होते हैं। पर वहीं पे कुछ लोग जमा होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर के खिलाफ। उनके 2 लीडर्स को अरेस्ट किया गया इसलिए, और जो 10 तारीख को उन पे गोली वगैरह चलाई गई थी उसके लिए। अब जो बाहर से लोग जा रहे थे उनको क्या पता, सबको लगा, ज़्यादातर लोगों को लगा कि यहाँ पे बैसाखी का सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसके लिए जमा होते हैं। पर बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए हुए थे। इवेंचुअली देखते देखते बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, और जब भीड़ बढ़ जाती है तो उस समय ब्रिटिश कमांडर जनरल रेजिनल्ड डायर, 2 डायर हैं, एक है ओ डॉयर, ये याद रखिएगा, एक है ओ डॉयर। ओ डॉयर और रेजिनल्ड डायर दोनों अलग अलग हैं, कई बार हम इतिहास में कंफ्यूज कर लेते हैं। जो ओ डॉयर था वो पंजाब का गवर्नर था, वो पंजाब का गवर्नर था। पर जो बंदा और जिसका भी हम नाम लेने वाले हैं और जो हमारे काम का है भी टॉपिक में, उसका नाम है रेजिनल्ड डायर, डॉक्टर रेजिनल्ड डायर। तो रेजिनल्ड डायर कमांडर है, वो अपने ट्रुप्स के साथ आता है और जलियांवाला बाग जो पार्क था उसका एक ही एंट्री और एग्जिट था, उसको घेर लेता है और चारों तरफ ट्रुप्स तैनात कर देता है और बोलते हैं कि सीधा सीधा गोली चलाते रहो, तब तक गोली चलाते रहना जब तक कि तुम्हारे बंदूक का आखिरी बुलेट भी खत्म ना हो जाए। और यही होता है सिलसिला, और तमाम लोगों को वहाँ पे भून दिया जाता है जिंदा। और बहुत सारे लोग, वहाँ पे कुआं भी था उसमें कूद जाते हैं पर कोई बच नहीं पाते, और कितने सारे भारतीय उस दिन शहीद हो गए। ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन, ये दिन अपने आप में बहुत हमारे इतिहास के सबसे काले दिनों में से गिना जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ ये भी समझने वाली है कि जो ट्रुप्स गोली चला रहे थे उसमें बहुत सारे लोग भारतीय भी थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे लोग भारतीय थे। तो एक तरीके से समझिए कि अपने भाइयों पे ही उस दिन गोली चलाई गई है। ये अपने आप में बहुत काला दिन मान सकते हैं अपने इतिहास में। पर जो भी है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जैसे ही होता है वैसे ही गांधी जी और नाराज हो जाते हैं, और इसके रिस्पॉन्स में तुरंत बोलते हैं कि अब छोटा मोटा मूवमेंट करने से नहीं चलेगा। और गांधी जी भारत में अपना पहला बड़ा मूवमेंट को लॉन्च करते हैं 1920 में। ये 1919 का घटना हो रहा है सारा का सारा, 19 अप्रैल 1919 की बात है। रावलेट एक्ट भी 1990 में आया था, याद रखिएगा, 1919 में रावलेट एक्ट आया। उसके जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1919 में ही 10 अप्रैल को गोलियां चलाई गई और 2 लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया था। और इसी के लिए 1919 में ही 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए जलियांवाला बाग पार्क में। और उसके बाद जो हुआ आपको पता ही है। अब 1920 में इवेंचुअली गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है असहयोग आंदोलन, मतलब अब ब्रिटिशर्स के साथ किसी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं होगा। पहला सवाल आता है वाई नॉन कोऑपरेशन, इससे क्या होगा। गांधी जी का मानना था कि अगर हमने ब्रिटिशर्स का कोई भी तरीके से कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेट करने का मतलब होता है हम उनके सामानों का बॉयकॉट करेंगे, उनका कपड़ा का, उनका खाना का, विदेशी शराब का, सब चीज़ का अगर बॉयकॉट करेंगे तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश सरकार अपने घुटने पे आ जाएगी। गांधी जी का ऐसा मानना था। ये रहा, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वाई नॉन कॉपरेशन, तो आप ये बताएंगे कि गांधी जी को लगता था कि अगर हमने ऐसा किया, अगर अच्छे से नॉन कॉपरेशन को पालन किया, बॉयकॉट किया उनके गुड्स का, अच्छा खाली गुड्स का नहीं, सामान, कपड़ा और जो शराब, वो नहीं, स्कूल का, कॉलेजेस का, हॉस्पिटल का, सब कुछ का अगर बॉयकॉट कर दिया तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश सरकार अपने घुटने पे आ जाएगी, ऐसा गांधी जी का मानना था।
होता यही है, लोग करते हैं, शिद्दत से करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होता है 1920 में। अच्छा, ये भी पूछा जाएगा, ये मैप में बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस सेशन में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया था। तो देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ, एक फैक्ट है। मैंने बताया 1885 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो चुका था, और उसके बाद कांग्रेस का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल था कि वो हर एक साल एक मीटिंग करते थे। वो मीटिंग जनरली साल के एंड में होता था, दिसंबर में होता था, ताकि साल भर देख ले क्या होता था, क्या हो रहा है देश में, और फिर उनका कांग्रेस का क्या स्टेप होने वाला है। इसलिए जनरली हर एक साल दिसंबर में मीटिंग करते थे, और हर साल मीटिंग होता था टिल 1929। 1930 वॉज द फर्स्ट ईयर, यानी कि 46 साल बाद पहली बार ऐसा आएगा जब कांग्रेस की मीटिंग नहीं होगी। तो 1885 से लेकर 1929 तक हर साल कांग्रेस लगातार मीटिंग करती रहती थी, और हर एक मीटिंग को सेशन कहते थे। अब वो मीटिंग जिस जगह पे होती थी उस जगह के नाम पे उसका सेशन होता था। जैसे अगर आगरा में होगा तो आगरा सेशन, लाहौर में होगा तो लाहौर सेशन। लाहौर सोच के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तब पाकिस्तान बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, जो था पूरा भारत था। तो जिस भी जगह पे होता था उस जगह के नाम पे उसका सेशन होता था, और हर एक सेशन का एक प्रेसिडेंट चुना जाता था बेसिकली उस सेशन के लिए, ठीक है, कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा ही। ठीक है, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, देश का प्रेसिडेंट नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो 1920 का जो प्लान्ड सेशन था वो नागपुर में होने वाला था। 1920 का जो सेशन था वो नागपुर में होने वाला था, और नागपुर सेशन में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मंजूरी दी गई, है ना। इसके जो प्रेसिडेंट थे श्री वीरा राघवाचारी थे, आपको नाम याद नहीं रखना है, खाली याद रखना है नागपुर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत, कि किस सेशन में अप्रूव किया गया था। तो नागपुर सेशन 1920 में। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने अपना जो हर एक साल दिसंबर में जो सेशन होना होता था उसके पहले एक इमरजेंसी सेशन कॉल किया था, कैलकाटा में हुआ था 1920 में ही। तो दो सेशन हुए थे बेसिकली, पर कैलकाटा वाला सेशन भी यही हुआ था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है इस पे लेके बात करने के लिए, और उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था लाला जी को, लाला लाजपत राय को। अब जो 1920 का सेशन हो रहा था नागपुर में, इवेंचुअली वहाँ पे फाइनली अप्रूव कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि कांग्रेस का जो अब स्टेप होगा वो नॉन कॉपरेशन होगा, और 1920 से भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लागू हो गया। आप समझ गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से। तो अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको लिखने के लिए आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा, रावला अटैक से जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग घटना की वजह से गांधी जी नाराज होकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए, नागपुर सेशन में किए, ये लिखना पड़ेगा। और साथ में उसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा कि वो मूवमेंट आगे चल के खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज होगा और चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से खत्म होगा। तो ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है वो कीवर्ड है। अगर नॉन कॉपरेशन से जुड़ा हुआ 5 नंबर का सवाल आता है तो आपको ये सारे कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। ये दोनों क्या है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाता है नागपुर में, और वही बॉयकॉट वगैरह चल रहा होता है। देसी शराब, विदेशी शराब, कपड़े, खाना, हॉस्पिटल, स्कूल सब त्याग कर रहे होते हैं भारतीय लोग। और एक तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमी को थोड़ा इफेक्ट पड़ता भी है ना, पर पूर्ण रूप से इसका मतलब गांधी जी ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें फिर भी भारतीय लोग टैक्स वैक्स दे रहे थे। लोगों का मानना था, इतिहासकारों का मानना था कि अगर उसमें गांधी जी टैक्स देने से भी मना कर देते तो सही में वाकई में एक साल में सरकार घुटने पे आ जाती। बहरहाल ऐसा नहीं होता है। होगा क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, और उसी समय अभी आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि जर्मनी के साथ ऑटोमन एम्पायर भी था। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारा तो ऑटोमन एम्पायर भी हारा। ऑटोमन एम्पायर का जो स्पिरिचुअल लीडर हुआ करता था उसको खलीफा कहते थे, कैलिफेट सिस्टम था। कैलिफेट, कैलिफ कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में खलीफा कहते हैं। तो जो खलीफा थे वो पूरा दुनिया भर के मुसलमानों के स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे। और ये ये 1918 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद ही तुरंत 1918 में क्या किया, 1919 में ही बेसिकली एक एक्ट लेके आते हैं। इस एक्ट के तहत ऑटोमन जो, अच्छा ऑटोमन में ज़्यादातर तुर्क्स रहते हैं, है ना, टर्की नाम आप समझ ही सकते होंगे। तो जो ऑटोमन तुर्क्स का जो एक तरीके से सिर्फ ऑटोमन तुर्क्स का नहीं, पूरे दुनिया भर के मुसलमानों का जो स्पिरिचुअल लीडर था खलीफा, उसको एक तरीके से डिसरिगार्ड करने वाले थे, यानी कि उस पर बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज करने वाले थे। इसके वजह से पूरे दुनिया भर के मुसलमान नाराज थे ब्रिटिशर से, और वो खलीफा को एक तरीके से अपने पद से हटाने और उनको डिसरिगार्ड करने के खिलाफ एक आंदोलन करते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। ये लीड किया जाता है दो भाइयों के द्वारा, है ना। आपको अगर नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक का नाम शौकत अली है और एक का नाम मोहम्मद अली है। पर अगर नाम भूल जाए तो सीधा अली ब्रदर्स लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा नाम याद रखने का, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अली ब्रदर्स लिखने से भी चलेगा। तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो लोग इस मूवमेंट को लीड करते हैं। तो भारत में चल रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और पैरेलली टर्की में और इंडिया में जो मुसलमान थे वो खिलाफत मूवमेंट को चला रहे थे। गांधी जी ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों जो मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत, दोनों का जो मंजिल है वो सेम है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, दोनों का दुश्मन सेम है, कॉमन है। तो गांधी जी चाहते थे कि ये दोनों मूवमेंट को मर्ज कर दिया जाए, पर गांधी जी ये समझने में थोड़ा सा नाकाम रहे कि एक्चुअली में भले ही दोनों का जो मंजिल है वो सेम होगा, पर दोनों के रास्ते अलग हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत जो आंदोलन कर रहे थे वो रिलीजियस नहीं था, वो एक तरीके से कॉलोनाइजेशन के खिलाफ था।
और मुस्लिम्स का जो आंदोलन था खिलाफत मूवमेंट, वो एक तरीके से पूर्ण रूप से रिलीजियस था। तो रास्ते अलग थे पर मंजिल सेम था। तो गांधी जी ने सोचा कि ये दोनों को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के पीछे एक और रीजन था। 1905 में, है ना, गांधी जी के भारत आने के 10 साल पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल को बांट दिया गया था और ईस्ट बंगाल में मुसलमानों को भेज दिया गया था और हिंदुओं को वेस्ट बंगाल में। तो उसमें थोड़ी सी हिंदू और मुस्लिम यूनिटी है टूटते हुए नजर आई थी। इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि 1906 में ही मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया था, यानी कि मुसलमानों ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी उधर। एक तरीके से जो यूनिटी है उसमें दरार आई थी और गांधी जी ने सोचा कि ये दोनों मूवमेंट को मर्ज कर देंगे, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को, तो ये यूनिटी है वापस से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने यही करते हुए 1920 में इवेंचुअली, सब 1920 में हो रहा है अभी, 1920 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को ज्वाइन कर देते हैं और उसके बाद देश भर में वो अली ब्रदर्स के साथ मिलके हर जगह जाते हैं, घूमते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे विवाद हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं कवर करूंगा। और ये सारा चीज़ चल रहा होता है। तभी 2 साल बाद 1922 में, लास्ट ईयर, है ना, तो 1919 में बेसिकली रावलेट एक्ट आया, जालियांवाला बाग हुआ और 1920 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हुआ और दोनों को मर्ज किया गया। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन में हुआ था, याद रखिएगा। 1922 में इवेंचुअली क्या होता है, यूपी में एक चौरी चौरा बोल के एक गांव है। चौरी चौरा गांव में क्या करते हैं, कुछ लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब पुलिस बोले तो ब्रिटिश पुलिस है, पर एक्चुअली में उसमें ज़्यादातर भारतीय लोग ही थे। आप समझ ही सकते हैं, ब्रिटिश आर्मी हो, ब्रिटिश पुलिस हो, ज़्यादातर भारतीय लोग ही थे। तो उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो अरेस्ट किया जाता है तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त लोग हैं या अगल बगल के लोग हैं, वो सब आ जाते हैं थाना के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए कि क्यों अरेस्ट किया गया, छोड़ दो। तो वैसे में वहाँ पे जो थाना प्रभारी थे, उनका नाम मैं भूल गया, समथिंग सिंह थे, मतलब समझ ही सकते हैं भारतीय ही थे। तो वो आते हैं और गोली चला देते हैं। आसमान में कहीं पे लिखा है कि किस इंसान पे गोली चलाते हैं, इस पर अलग अलग डिबेट है, जो भी है। तो भीड़ और भड़क जाती है, वो भीड़ को शांत कराने भगाने के इंटेंशन से गोली चलाते हैं, पर भीड़ भड़क जाती है और जो जितने भी लोग थे थाना में, उनको फोर्सफुली वो थाना को कब्जा लेते हैं, उनको जबरदस्ती निकाला जाता है और वहाँ पे 22 पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वालों को थाना में अंदर लॉक कर दिया जाता है, पूरे का पूरे थाना को आग लगा दिया जाता है। ये था चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि 22 लोग उसमें जिंदा जल के शहीद हो जाते हैं। तब से याद रख सकते हैं कि 22 लोग मरे थे तो 1922, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट था, उसकी वजह से पूरा गांधी जी बहुत नाराज हो गए, क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह के रास्ते पे चलना चाहते थे कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। पर उन्होंने देखा कि या तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भारतीय लोगों के बस की बात नहीं अभी अहिंसा से कोई एक मूवमेंट को अंजाम देना, और इसलिए गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। बहुत सारे लोग नाराज थे, कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे, वो नाराज थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए गांधी जी को, कि एक जगह के लोगों ने गलती करी है, उसके वजह से पूरे देश को सजा क्यों मिले, पूरा देश ने अपना 2 साल सब कुछ त्याग दिया है, सब बहुत शिद्दत से इस पूरे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और एक गलती की वजह से पूरा सब खत्म, ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पे ही बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज हो जाते हैं और नाराज होने वालों में ही कुछ बहुत कम उम्र के युवा थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम आपने सुना होगा। ये लोग तब तक गांधी जी को अपना ऐसा भारतीय राजनीति का मसीहा के रूप में देख रहे थे, जैसे कि ज़्यादातर भारतीय लोग देखते थे। पर वो तभी जब ये मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाता है, तो जो युवा थे सारे के, बहुत कम उम्र थी, ये 15-16 साल के होंगे तब। ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है कि इतने कम उम्र में इतनी गजब की राष्ट्र भाव, है ना। आज के मतलब हमारे यहाँ पे तो 10% भी शायद देखने को नहीं मिलता है, पर उस उम्र में भी इतना ज़्यादा देश के प्रति जान निछावर करने की जो भाव थी, अपने आप में बहुत ज़्यादा सराहनीय है, सम्मानजनक है। तो गांधी जी को उस समय थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये गांधी जी गलत किए, और वहाँ से वो गांधी जी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अपना एक तरीके से लीडर या गुरु वो लाला जी को मानने लगते हैं, लाला लाजपत राय को। और यहाँ से 1922 में जो भी है चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, आप ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 की वजह से गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं रावलेट एक्ट के। अच्छा, रावलेट एक्ट भी उसमें खत्म हो जाता है 1922 में, ब्रिटिशर्स को हटा देते हैं उसको। पर आपको याद रखना है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो आपको ये पूरा अगर नॉन कॉपरेशन के बारे में पूछा जाए तो रावलेट एक्ट से शुरू करते हुए जालियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन खिलाफत के साथ मर्ज किया गया, चौरी चौरा में खत्म हुआ, ये सारा चीज़ बताना है, सेशन बताना है और साथ में बताना है कि नॉन कॉपरेशन के टाइम पे हुआ क्या था। तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वगैरह वगैरह सब कुछ। और एक चीज़ साथ में, अगर हम उनका कपड़ा नहीं पहनेंगे, मतलब उनके चीज़ों का अगर त्याग करेंगे, तो हमें अपना बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए जहाँ पे भी बॉयकॉट शब्द आता है वहाँ पे स्वदेशी शब्द आता है। तो साथ में स्वदेशी यानी कि अपने खुद के देश में बनाएंगे, और वहाँ पे खादी, खादी का जो प्रमोशन है गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर किया कि हम उनके कपड़ों को नहीं पहनेंगे और खादी को पहनेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि खादी थोड़ा महंगा था, है ना, खादी थोड़ा महंगा था और अब बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन में जब मास प्रोडक्शन होता है तो चीज़ों का दाम कम पड़ जाता है।
पर खादी ज़्यादातर हैंडमेड हुआ करता था, टाइम लगता था बनने में, तो थोड़ा सा कॉस्टली हुआ करता था, तो हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा मतलब डाउन साइड है इस पूरे मूवमेंट का, बट गांधी जी ने उसमें खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। ये सारा अगर पॉइंट समझ गए हैं तो ये पूरा चौरी चौरा इंसिडेंट तक नॉन कॉपरेशन से जुड़े हुए सारे चीज़ समझ गए। अच्छा, सवाल शायद मन में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं मन में डाल देता हूँ। खिलाफत मूवमेंट का क्या हुआ? गांधी जी ने तो नॉन कॉपरेशन को खत्म किया, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जिसका शुरुआत अलग पर्पज से हुआ था, उसका क्या हुआ? होता यह है कि वहाँ पे ब्रिटेन में ब्रिटेन कह रहा, सॉरी, ऑटोमन में जो खलीफा था, उसके बाद वहाँ का जो नया तानाशाह बनता है ना, खलीफा तो स्पिरिचुअल हेड है, जो तानाशाह बनता है उसका नाम था केमाल अतातुर्क पाशा। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूँ मैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। केमाल अतातुर्क पाशा, केमाल अतातुर्क पाशा खुद से कह देता है आगे चल के कि जरूरत नहीं है, हम कैलिफेट सिस्टम को नहीं मानेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, खुद से ही। तो केमाल अतातुर्क पाशा के सपोर्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं, और जिसके वजह से ये खिलाफत मूवमेंट खुद कर धीरे धीरे करके फिजल आउट हो जाता है, और 1924 आते आते 2 साल बाद आते आते वो मूवमेंट पूरा पूरा खत्म हो जाता है खुद ही। गांधी जी के साथ क्या होता है? 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी इस मूवमेंट के लीडर थे, तो उनको ही दोषी करार दिया जाता है और जेल में डाला जाता है, और जेल में 6 साल की सजा सुनाई जाती है। 6 साल में, हालांकि उनको 2 साल के अंदर निकाल दिया जाता है, उनका हेल्थ वगैरह बिगड़ने लगता है, इसलिए 1924 में वो जेल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर इतना समझ गए तो ये पूरा इस टॉपिक से एक भी सवाल अब आपका छूटना नहीं चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? वाई नॉन कॉपरेशन समझ गए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर हमने सही से नॉन कॉपरेशन कर लिया तो कुछ समय के अंदर ही आज़ादी आ जाएगी। आज़ादी भले ना आए, ब्रिटिश सरकार पूरे अपने घुटने पा जाएगी 1 साल के अंदर, गांधी जी का ऐसा मानना था, हो नहीं पाया। डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, ये मूवमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग पड़ाव थे, क्या थे? कौन कौन से सेक्शन ने गांधी जी को सपोर्ट किया और गांधी जी से मतलब एक तरीके से प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर और अलग अलग जगह पे मूवमेंट हुए? अगर ये पूछा जाता है कि कौन हर एक सेक्शन का कैसा योगदान था, तो आपको ये तीनों सेक्शन के बारे में बताना है। पहला, मूवमेंट इन टाउन्स। मूवमेंट इन टाउन्स क्या हो रहा था? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फॉरेन लीकर यानी कि विदेशी शराब का बॉयकॉट चल रहा था, स्कूल का, हॉस्पिटल का, कॉलेजेस का बॉयकॉट चल रहा था, कपड़ों का बॉयकॉट चल रहा था, और वो खादी को एक्सेप्ट कर रहे थे। पर मैंने बताया खादी के साथ प्रॉब्लम क्या था, इवेंचुअली एक थोड़ा सा डाउन साइड है, क्योंकि खादी बहुत कॉस्टली था, मतलब जनता के उस समय ब्रिटिश गुड से कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता, महंगा पड़ता था, क्योंकि भैया हैंडमेड है, थोड़ा टाइम लगता है बनने में, तो थोड़ा महंगा होगा। तो आपको याद रखना है कि मूवमेंट इन टाउन्स कैसा था, तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, पूरा बॉयकॉट किया, गांधी जी ने जैसा बोला था पूरा वैसा फॉलो किया। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी कि पेजेंट्री या अलग गांव या जंगलों वाले इलाकों में क्या हो रहा था, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। पहला है अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो बाबा रामचंद्र है वो खुद फिजी, जहाँ पे भारतीय लोगों को प्लांटेशंस के लिए ले जाते थे एक तरीके से, फिजी में रह रहे एक सन्यासी थे, यहाँ भारत में आते हैं, और भारत में आने के बाद उस समय की बात है, अवध में जो खास करके किसान थे ना, वो बहुत परेशान थे वहाँ के बड़े जमींदार और बड़े तालुकदारों से। तालुकदार और जमींदार काइंड ऑफ ऐसा अंतर तो है, अभी के लिए समझ लीजिए जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वही है। तो जो तालुकदार एक्चुअली में लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और जमींदार एक्चुअली में देखा जाए तो जिनके अंडर बहुत सारा जमीन सरकार एक तरीके से उनको दे रखती है, उनका काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। और तालुकदार होते हैं ऐसे किसान जो बहुत ज़्यादा जमीन अपने पास हथिया लेते हैं, ऐसा समझ के चलो। तो तालुकदार और जमींदार उसमें जो बहुत ज़्यादा किसानों को इतना ज़्यादा परेशान करते थे, जो गरीब किसान है ना, उनको परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे कि बहुत टैक्स दो, ये बहुत रेंट लेते थे कि भाई मैं खेती में, अगर मतलब मेरे खेत पे खेती कर रहे हो तो उसका इतना ज़्यादा खाली रेंट ही होगा, इतना परसेंटेज तो क्रॉप्स का मैं ले लूँगा टैक्स के रूप में। तो बहुत परेशान थे, और इसलिए वहाँ के लोगों ने नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद जैसे मूवमेंट भी छोटे मोटे चालू किए। मतलब जैसे नाई है, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये जमींदारों का, तालुकदारों का बाल नहीं काटेंगे। धोबी ने बोल दिया कि जमींदारों का कपड़े नहीं धोएंगे। एक तरीके से अपने अपने पार्ट पे जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया। अब ये चल रहा था, तभी बाबा रामचंद्र क्या करते हैं, एक अवध किसान सभा बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके, और वो किसान सभा का काम ही यही था कि जो पेजेंट्स हैं उनके हक के लिए आवाज़ उठाना। पर कुछ समय के बाद ये जो किसान सभा था थोड़ा सा वायलेंट होने लग गया था, तो कांग्रेस को लगा कि नहीं, ये गलत होगा, ब्रिटिशर्स के नज़र में और ज़्यादा खटकेंगे, इसलिए कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, अगर ये मूवमेंट वायलेंट हो रहा है तो उनके साथ नहीं रहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि थोड़ा सा वायलेंट होने लग रहा था। ऐसे ही एक और कहानी है, कंट्री साइड की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स में, वहाँ पे अलूरी सीताराम राजू, ये वही शख्स हैं जिन पे RRR मूवी बनाई थी अभी रिसेंटली, राजा मौली ने, बहुत
हिट मूवी थी, ऑस्कर भी जीती है, आपको पता ही होगा। तो RRR मूवी में जो रामचरण ने रोल प्ले किया है वो एक्चुअली में अलूरी सीताराम राजू का ही रोल था। अलूरी सीताराम राजू कौन है एक्चुअली में? यहाँ पे एक वो, जैसे क्या होता है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है खास करके, है ना, या देखेंगे जो गांव खत्म होता है और उसके बाद जंगल स्टार्ट होता है, तो वहाँ के जो जंगल है उनको एक तरीके से रिजर्व्ड कर दिया था सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, और बोला था कि जंगल वगैरह में प्रवेश नहीं कर सकते। अब ऐसे गांव के लोगों का लाइवलीहुड तो भाई उन जंगलों से ही चलता है। वैसे केस में अब उनका एंट्री वर्जित कर दिया, है ना, एंट्री बैन कर दिया फॉरेस्ट में, तो कैसे चलेगा? तो इसके खिलाफ एक रिवोल्ट करते हैं और वो रिवोल्ट को लीड किया जाता है अलूरी सीताराम राजू के द्वारा, जो कि गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे। ये हालांकि इनके बारे में किताब में ये भी बताया गया कि इनके पास, ये क्लेम करते थे कि इनके पास कुछ ज़बरदस्त मैजिकल पावर्स टाइप हैं, कि हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं, बुलेट वगैरह से इनको कुछ नहीं होगा, ऊपर से ये एस्ट्रोलॉजी, मतलब एक तरीके से भविष्य वगैरह भी देख सकते थे, ऐसे कुछ ये क्लेम करते थे। तो कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, हो सकता है सच हो, हमें नहीं पता इसमें। अब मूवी में भी ऐसा हालांकि इस बारे में कुछ खास चर्चा नहीं किया गया, और अलग से इतिहास में ऐसे कुछ खास सोर्सेस मिलते नहीं जहाँ से हम ये सब चीज़ें वेरीफाई कर सके, पर किताब में आपके ये लिखा है कि वो क्लेम करते थे कि उनके पास ऐसे कुछ पावर्स थे। इवेंचुअली वो मूवमेंट को लीड करते हैं, और लीड करते करते वहाँ पे ये मूवमेंट को, हालांकि वो नॉन कॉपरेशन के पूरा सपोर्टर थे, गांधी जी के पूरा एक तरीके से इंस्पायर्ड थे, पर वो कहते हैं कि थोड़ा सा वायलेंस का जरूरी है, और वायलेंस का जरूरी होने की वजह से मतलब एक तरीके से कहते हैं कि उसके बिना हम नहीं कर सकते, हमारा मोटिव अचीव नहीं कर सकते, और वहाँ पे एक लोकल पुलिस स्टेशन होता है, उसको आग भी लगा देते हैं। इवेंचुअली 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया जाता है और इनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और यहाँ से ये कहानी दोनों खत्म हो जाती है। तो ये अभी आपको याद रखना है। और एक है स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशंस पता है, ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है। तो आसाम में टी का प्लांटेशन होता है, सबको पता है। तो वहाँ पे एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 से ही लागू था। यह एक्ट के तहत बेसिकली ये था कि कोई भी वर्कर प्लांटेशन से बिना परमिशन लिए बाहर नहीं जा सकता अपने ओनर्स वगैरह से। अब जनरली ऐसा होता था कि ओनर्स से परमिशन लेने आते थे तो ओनर्स परमिशन डिनाई कर देते थे, तो एक तरीके से ये कैद होकर रह गए थे उन प्लांटेशंस के अंदर ही। इवेंचुअली नॉन कॉपरेशन से इंस्पायर्ड होकर वो लोग इस चीज़ को हाँ, मतलब प्रोटेस्ट करते हैं और एक तरीके से ख़त्म कर देते हैं, मतलब अपनी तरफ से कि हम नहीं मानेंगे, और उसको वायलेट करते हुए, है ना, इस एक्ट को वायलेट करते हुए वो अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं अपने परिवारों से मिलने के लिए, जो कि इतने दिन से वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अलग अलग सेक्शन ने किस तरीके से इंस्पायर्ड होकर किस तरीके से अपना योगदान दिया, वो आपको याद रखना है। अगर ये इतना कर लिया तो यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आते हैं नेक्स्ट है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? इसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं हिंदी में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम कॉपरेट नहीं करेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये है कि हम कॉपरेट तो नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, साथ में किसी को करने भी नहीं देंगे, काइंड ऑफ ऐसा उनका। और जो जो चीज़ मना करेंगे हम वो करेंगे, है ना, जानबूझ के वायलेट करेंगे सारी चीज़ों को। ये होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है ज़्यादा नॉन कॉपरेशन के कंपेरिजन में। इसका शुरुआत कैसे होगा? ये 1930 में लॉन्च होगा। इसका शुरुआत कैसे होगा? एक बार को उससे पहले, वहाँ तक जाने से पहले और क्या हो रहा होता है? गांधी जी जेल में है, 1924 में जेल से निकलेंगे, तभी 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। आपको बस इतना ही याद रखना है, इसको मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। अभी वो सब क्या है वो डिटेल में नहीं, खाली आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंशियल काउंसिल्स में भारतीय लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया था। बस खाली इतना याद रख लीजिए, इस पर डिटेल में बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस याद रखिए प्रोविंशियल काउंसिल, जैसे एक आज के विधानसभा होता है हर एक स्टेट के अंदर, वैसे समझ लिया हर एक प्रोविंस में जो काउंसिल थे उसमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया था भारतीय लोगों को। पर यहाँ पे दुविधा था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने तो भैया जनता को बोल रखा था कि कैसे होगा, हम तो जनता को बोल रखे हैं कि हॉस्पिटल, स्कूल, उनके कपड़े, उनका शराब सब बॉयकॉट करो, और हम जाके चुनाव लड़के गद्दी पे बैठ जाएं तो जनता क्या समझेगी, है ना। तो अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा दुविधा था, पर इसको पूरा पूरी मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने, ब्रिटिशर्स हमेशा ना कैरेट एंड स्टिक थ्योरी इस्तेमाल करते थे। कैरेट एंड स्टिक, एक हाथ में गाजर एक हाथ में डंडा, कौन सा लेके मानोगे बताओ। सीधा सीधा बात ये है। तो पहले डंडा देते थे, जनता जब नाराज हो जाती थी तो ऐसा गाजर का हलवा दे दिया, मतलब लो भैया थोड़ा सा खुश हो जाओ। तो खुश होने के लिए टॉफी दे दिया, मतलब एक तरीके से गांधी जी को और पूरा देश को, है ना, कि लो हम इतना मारे पीटे हैं तो तुम इतना नाराज हो तो थोड़ा सा मीठा खा लो। सीधा बात यह है कि थोड़ा खुश हो जाओ। तो इसके तहत चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। पर अब कांग्रेस के सामने दुविधा थी कि चाहते तो थे, क्योंकि इसी के लिए इतना दिन से आवाज उठा रहे थे, कई दिनों से आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस का तो मेन मूवमेंट ये था कि हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। पर जब मिला फाइनली, तो भैया कैसे लड़े? देश की जनता क्या बोलेगी फिर, कि उनको सब मना कर रखा है कि तुम ये बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो, और हम जाके सीधा उनका प्रोविंशियल काउंसिल में जाके बैठ जाएं। तो ये दिक्कत थी। इसलिए क्या होता है, लेकिन दो लोग थे तो कांग्रेस इस पे रिलेक्टेंट थी, पर दो लोग थे कांग्रेस के अंदर। एक का नाम था CR दास, ये वही शख्स है जिनको सुभाष चंद्र बोस अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, और ये थे मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ये दोनों मिलके बोलते हैं कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो बेसिकली उस जगह पे कोई और ऐसा भारतीय जाके चुनाव जीत जाएगा जो कि एक तरीके से ब्रिटिश का दलाल हो सकता है, काइंड ऑफ, और फिर वही चीज़ें होंगी जो ब्रिटिश चाहेगा। हम कम से कम वहाँ जाके उनको कोई बिल वगैरह पास नहीं करने देंगे, उनका बाधा बन सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। इनका कहना भी सही था, पर कांग्रेस ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने देश में नॉन कोऑपरेट करने के लिए कहा था, तो ये पार्टी छोड़ देते हैं और स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं 1923 में। तो इंटेंशन समझ में आ गया। आपको याद रखना है फाउंडर कौन थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, ये नाम याद रखने हैं। ईयर याद रखना है, 1923 की बात है, चौरी चौरा इंसिडेंट के अगले ही साल जब गांधी जी जेल में हैं। ठीक है, तो इंटेंशन भी समझ में आ गया, ताकि चुनाव लड़ सके, क्योंकि कांग्रेस तो ऑफिशियली नहीं लड़ सकती थी, सीधा बात ये है। ठीक है, सारी चीज़ें चल रही है, और बीच में जो टाइम है, अब यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जो लोग हैं वो एक्टिव होते थे, और उनके साथ ऐसे एसर्टिव नेशनलिस्ट कहते हैं जिनको, काइंड ऑफ जो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, है ना, वो बम गोले बारूद से जो बात करते थे, ऐसे लोगों का थोड़ा समय रहता है। पर किताब में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के योगदान के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, ये थोड़ा सा मेरे समझ से परे है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिलेबस का पार्ट है, बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। जब मैं क्लास वगैरह में पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे डिटेल में चर्चा करता हूँ कि क्या है एक्चुअल इतिहास जो है वो भी लोगों को पता होना चाहिए, जो बीच के जो फैक्ट्स हैं जो उसको गायब कर दिए गए हैं, हम उस पर भी बात करते हैं, पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जो कि अपने एग्जाम में काम आने को है। 1928 में क्या होता है, भारत में साइमन कमीशन आती है। साइमन कमीशन का मतलब हो गया, एक ऐसा कमीशन सेटअप किया जाता है भारत में, जो भारत की जो संविधान बनाने की डिमांड थी, या कैसे संविधान बनेगा, कैसे आज़ादी मिलेगी, उसको देखने के लिए एक टीम बनाई गई थी। इसके साथ दिक्कत ये था, है ना, जॉन साइमन के लीडरशिप में बनाई गई थी। ये 7 लोगों का टीम था, आपको याद रखना है, 7 मेंबर बॉडी, है ना, पर ये 7 तो अंग्रेज थे। तो जैसे ही ये कराची पोर्ट पे आते हैं, समुद्री जहाज से आते हैं, तो वैसे ही साइमन गो बैक का नारा लगने लगता है, और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने जाते हैं बहुत सारे लोग। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भैया आप भारत का आज़ादी का प्रोसेस क्या होगा, संविधान बनाने का प्रोसेस क्या होगा, ये देखने के लिए आपने एक टीम भेजा, उसमें कोई भारतीय नहीं है, सारे अंग्रेज, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो इसके लिए साइमन गो बैक का नारे लगने लगते हैं। 1928 की बात है, और ये जो मूवमेंट था कराची में लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उसी समय वहाँ पे एसीपी सॉन्डर्स बोल के जो बंदा था, वो लाठी चार्ज करने का अधिकार दे देता है, और लाला जी के सर पे लाठियाँ लग जाती हैं, और 1 महीने के अंदर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। और इनका बदला लेने के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जाके उसी एसपी सॉन्डर्स को मारते हैं, और ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। 1929 की बात है, क्योंकि लाहौर में था, लाहौर में जाके मारते हैं, और इसी की वजह से उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, किताब में तो ज़्यादा योगदान पे बात किया नहीं है, हम कभी टाइम मिलेगा तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्लास में डिटेल में बात करते हैं, अभी के लिए नहीं। तो साइमन कमीशन की वजह से ही साइमन गो बैक हुआ, उसके वजह से लाला जी की डेथ हुई, उसके वजह से ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एएसपी सॉन्डर्स को मारा। सॉन्डर्स नाम है उस बंदे का, और उसके वजह से यही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। हालांकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब भी फेंकते हैं 1929 में, तो ये भी एक कारण था। ठीक है, ये चीज़ें चल रही है। 1929 में क्या होता है, आज का सेशन का लास्ट पड़ाव। 1929 में क्या होता है, 1929 में पहली दफ़ा कांग्रेस डिसाइड करती है कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है कोई युवा बंदा बनेगा, मतलब हम यूथ लीडरशिप की तरफ आगे चलेंगे, और मोतीलाल नेहरू से बैटन शिफ्ट हो चुका था जवाहरलाल नेहरू तक। जवाहरलाल नेहरू पहली दफ़ा कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनते के साथ ही उनका जो मीटिंग था, जो सेशन हो रहा था कांग्रेस का, वो लाहौर में हो रहा था, और वहाँ पे वो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन का नारा लगाते हैं कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। इसके पहले उनके पिताजी थे जो मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि ब्रिटिशर यहाँ से छोड़ के चले जाएं, पर हमारा देश का नाम क्या है कि उनका नाम रहेगा, मतलब बेसिकली अ स्टेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऐसा रहेगा। पर पूर्ण स्वराज का मतलब होता है ब्रिटिशर छोड़ के जाएं और अपना नाम भी लेके जाएं, हमारा देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया होगा, बेसिकली ऐसा। ठीक है, तो अपने पिताजी से ही एक कदम और आगे चल के वो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास करवाते हैं। इसके लिए, अच्छा मैंने बताया था हर एक मीटिंग दिसंबर में होती थी, ये मीटिंग दिसंबर में हो रहा था, और इसके लिए दिसंबर के अगला महीना यानी कि जनवरी 1930 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि 26 जनवरी को ये सारे लोग जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं बड़े बड़े, है ना, वो सारे जाएंगे, और रावी नदी इंदस का एक ट्रिब्यूटरी है, रावी, झेलम, चनाब, ब्यास, सतलज नाम सुना होगा, तो रावी नदी में जाएंगे और वहाँ पे डुबकी लगाएंगे, और वहाँ पे ट्राई कलर होइस्ट करेंगे, मतलब तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, और उस दिन को वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यानी कि इनके पूर्ण स्वराज की लड़ाई का पहला दिन, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट,
लाहौर का सेशन था, वहाँ पे डिसाइड किया गया और 26 जनवरी का दिन को तय किया गया। उस दिन पे जाके झंडा लहराना था रावी नदी के किनारे पे और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में उसको सेलिब्रेट करना था। यही हमारा संविधान 1949 में भारत के आज़ाद होने के 1947 में आज़ाद होने के 2 साल बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे ऐसे तो, पर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी था। पर उसको इन्फोर्स किया गया 2 महीने रुक के, यानी कि कुछ पार्ट तो हालांकि तभी इन्फोर्स कर दिए गए थे, 2 महीने रुक के 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को टोटली इन्फोर्स किया गया, बस इसलिए ताकि ये दिन को लोग वही बहाने याद रखें 26 जनवरी का दिन, और आज हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था पूरा यहाँ तक का पूरा का फर्स्ट सेशन का जो भी है। अब इसके बाद का जो पार्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, अंबेडकर जी का रोल है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये सारा चीज़ जो भी है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो वेट कीजिए, मेरे को उम्मीद है कि बड़ा मज़ा आया होगा, बहुत सरल कर दिया होगा मैंने ये लेक्चर, और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वेट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।